हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल के ऊपर हम उत्तराखंड लेक्चरर व एलटी की तैयारी करते हैं। तो फिलहाल जो है हम लेक्चरर की तैयारी के लिए जो है वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी सीरीज़ में आज आपके बीच में जो है मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड होगा इंडियन हिस्ट्री से। हमने लगभग सारे बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। इंडियन हिस्ट्री रह गया था तो वो भी मैंने करवाना ही है, और इसीलिए मैंने बोला था कि मैं जितना भी हो सकता है मैं करवाऊंगा। इसलिए आज मैं अब कुछ दिन तक जो है वो इंडियन हिस्ट्री को करवाऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड है कि मान के चलिए इंडियन हिस्ट्री से आएंगे आएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होने वाला है और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं जितने भी लेक्चर्स करवाऊंगा उसके अंदर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट और क्रिस्पी तरीके से आपको पढ़ाया जा सके उतना ज़्यादा मैं करवाऊंगा। ज़्यादा लॉन्ग लंबी चौड़ी कहानी जो है या कोई बहुत बड़ी, क्योंकि उतना समय अब है नहीं, मुश्किल से 18-20 दिन का टाइम है और उसमें जितना भी हो सकता है उतना करना ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर देखिए, मैंने आज ही जो है वो करंट अफेयर्स जो है वो अलग अलग पीडीएफ्स जो है डाली हैं। अलग वो लगभग 6-7 महीने के करंट अफेयर की पीडीएफ है। उनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप पढ़ सकते हो, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करके पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर, और फिर उसके बाद लिंक पर क्लिक करें तो डायरेक्ट वो लिंक वहाँ पर ऐप को ओपन करके उसमें लिंक ऐड कर देगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, इतना ही मैंने आज कहना था। और अगर आपको नोट्स चाहिए और जो टेस्ट सीरीज चाहिए वो चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो हमारा, जैसे मैंने बताया कि हम आज हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री रह गया था, हिस्ट्री नहीं किया हमने, तो हिस्ट्री को करेंगे। इसमें भी कुछ चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बताऊंगा। मैं जो है वो लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो खास खास चीज़ें होती जो पूछी जा सकती हैं वही चीज़ें हम फोकस करते हुए चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जब हम इंडस हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये आप सब जानते हैं कि सबसे पहली जो हमारी हिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं तो एंशियंट में सबसे पहले कहाँ आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो 20वीं सदी थी उसकी शुरुआत में जो है ज़्यादातर जो धारणाएं थी वो क्या थी, वो यही थी कि भाई जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो कौन सी है, वैदिक सभ्यता है, और उसके बाद कोई भी सभ्यता नहीं आई है। उससे पहले मतलब उसकी पहले की सभ्यता की जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में जो है वो जब खुदाई हुई, नए स्थल खोजे गए, इस तरीके से जब ये इतनी बड़ी सभ्यता जो है निकल कर आई, तब जो है इसके बारे में पूरी दुनिया के सामने एक खुलासा हुआ, ठीक है ना। तो इस सभ्यता को क्या दूसरे नाम से, किस नाम से जाना जाता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े जो सबसे पहले जो साइट इसकी हासिल हुई थी वो यही थी, तो इसीलिए इसी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अब जो इस सभ्यता की जो एज है, उसका जो समय काल है, उसमें अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग चीज़ें इसमें बोलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य डेट है वो कौन सी है, 2500 से 1700 बीसी तक, ठीक है ना। 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है ये डेट आपकी चलती है। तो आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ईसा पूर्व और ईसा क्या होता है, यानी कि बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और एडी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो ईसा मसीह का जन्म है वो 0 माना जाता है, और उससे पीछे का जितना भी साल होते हैं वो आपके ईसा पूर्व कहलाते हैं, और उसके बाद के ईस्वी कहलाते हैं। तो जब हम पीछे से और यहाँ तक बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, और 0 के बाद जो है हम पॉजिटिव चलते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2500 से लेकर 1750 को लिया है, और फिर हम ऐसे ऐसे करके 0 तक आते हैं। ओके, तो ये सर्वमान्य काल है, आपको याद रखना है। सन 2500 ईस्वी से, ईस्वी पूर्व से, और 1750 ईस्वी पूर्व, ये सबसे ज़्यादा सर्वमान्य काल है। और इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई है, जो कार्बन डेटिंग मेथड होता है उसके माध्यम से इसका पता लगता है, ठीक है ना, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी। फिर जो युग है ये कौन सा युग है, ये प्राक ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्टोरिक एज का अंतर्गत इसको माना जाता है। तो ये वो एज होता है जिसके मतलब हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, हमको रीड नहीं कर पाए। तो इस वजह से हम बता नहीं सकते हैं एग्जैक्टली कि वहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, या वो जो लिपि है वो क्या लिखी हुई है, उसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। बट जो अनुमान, जो चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर जो है हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ऐसा रहा होगा, है ना। चलते हैं आगे।
तो अगर हम खोज की बात करें, सबसे पहले तो मैंने बताया 20वीं सदी तक तो ये लगभग वैसा ही था। फिर जब 20वीं सदी में लगभग 1921 में आपका जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी जो है वो खुदाई करवाई यहाँ पर। इस हड़प्पा जो स्थल है उसके जो है अवशेष खोजे थे, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता पड़ी, क्योंकि सबसे पहले वही खोजा गया। फिर उसके बाद में आने वाले साल में अगले ही साल जो है राखलदास बनर्जी जो थे उन्होंने भी इसकी जो है खुदाई करवाई थी। फिर उसके बाद फाइनली जो है 1924 में जो जॉन मार्शल टीटो कहते हैं इनको, तो ये उस टाइम पर ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DGM हुआ करते थे, मतलब डायरेक्टर जनरल। तो फ्रेंड्स उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये अभियान कह सकते हैं कि पूरा चला था। तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने फिर एक इसको रखा कि भाई इस तरीके की एक सभ्यता जो है उसकी हमने खोज कर ली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दुनिया के सामने ये निकल के आई। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा विस्तार देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर जो हम विस्तार देखते हैं ये आपका इस तरीके से चौखट तरीके से ये फैली हुई है। ओके, पश्चिम में ये सूतको गैंडोर तक है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद पूर्व में ये इसकी जो सीमा है वो आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में है जो। और उत्तर अगर हम उत्तर दक्षिण में बात करें तो उत्तर में मांदा जो कि जम्मू और कश्मीर का पार्ट है, और दाइमाबाद दक्षिण में जो कि महाराष्ट्र। तो इतना पूरा का पूरा एरिया के अंदर ये आपका पूरी की पूरी साइट फैली हुई है, ठीक है ना। अब इसमें भारत की बात करें तो भारत में जो है वो हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है, हरियाणा के अंदर स्थित है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन मुख्य स्थलों की, क्योंकि जो है इन मुख्य स्थलों से जो है वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ जो है वो खोजी गई थी, कौन सी जो है वहाँ पर फेमस है। तो जो भी चीज़ें वहाँ पर फेमस चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहली जो पहली साइट है यानी पहला स्थल बोलिए, पहले नगर बोलिए इसको, क्योंकि ये एक कैसी सभ्यता थी, ये आपको पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो वास्तव में कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो घर थे वो मास्टर प्लान से बने हुए थे, इस तरीके के ग्रिड टेक्नोलॉजी से बने हुए थे, है ना। फिर जो अलग अलग जो घर थे उसमें जो है नालियाँ जो है घर से बाहर पानी की निकासी के लिए नालियाँ होती थी, स्नानागार होते थे। फिर इस तरीके से इन चीज़ों से अनुमान लगाया जाता है कि भाई ये एक तरह से नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पर जो है हड़प्पा में मुख्य रूप से लोग क्या काम करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, वस्तु विनिमय टेक्नोलॉजी जो होती थी, मतलब जो पैसे पैसे के बदले नहीं, मतलब वस्तु का आपस में लेन देन उसके माध्यम से व्यापार होता था। तो इस वजह से ये नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अब इसमें जो पहला स्थल इसका है वो है हड़प्पा, जो कि आपकी रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो रावी नदी के तट पर आपका स्थित है कौन सा, हड़प्पा। यहाँ से जो पहला जो प्रमुख इस चीज़ प्राप्त हुई है वो है स्वास्तिक का चिन्ह, है ना। स्वास्तिक का चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, इससे जो है वो प्राचीन संस्कृति का यहाँ पर पता चलता है। फिर हमारे पास जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ प्राप्त हुई है वो है 6 अन्नागार। अन्नागार बोले तो अन्न रखने के जो भंडार होते थे, कोठार बोलते हैं उनको, तो वो यहाँ पर मिले हैं जो लगभग ईंटों से बने हुए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि गेहूं और जौ जो है इनमें रखा जाता होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे फेमस चीज़ मिली है वो है एक सिंग पशु वाली मोहर। तो यहाँ पर जो ये एक सींग वाला जो गैंडा भी बोलते हैं इसको, या कुछ कोई कोई कुछ और पशु भी बोलता है, पर जो भी है ये एक सींग वाला ही जानवर है। तो इस एक सींग वाले जानवर की यहाँ पर मोहर मिली है, इससे पता चलता है कि ये जानवर इस शहर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, है ना। आपने देखा भी होगा यार, जो वो वाली मूवी है आई थी ऋतिक रोशन की, ठीक है। तो उसमें ये जो मोहर है इसको बार बार दिखाया गया था, एक सींग वाला जो गेंडा है उसको दिखाया जाता था। हालांकि उन्होंने उसमें थोड़ा फैंसी कपड़े जो है इस्तेमाल कर दिया, तो फिल्म जो है वो लग नहीं रही थी कि ये हड़प्पा सभ्यता की होगी। लेकिन जो भी है, जितना भी है, अगर आप लोग उस मूवी को देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का आइडिया आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें कौन थी हीरोइन, शायद पूजा हेगड़े थी शायद, हाँ। चलिए जो भी थी, आगे चलते हैं। अगला मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका दूसरा प्रमुख जो है स्थान हो जाता है। इसमें जो है वो फ्रेंड्स इसका जो शाब्दिक नाम है वो है मृतकों का टीला, ठीक है ना, मौत का टीला इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और सिंधु जो नदी है उसके दाहिने तट पर ये स्थित साइट है, कौन सी, मोहनजोदड़ो। तो बहुत प्रमुख साइट है ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना।
मोहनजोदड़ो में यहाँ पर जो सबसे फेमस चीज़ मिली है वो मिली है पशुपति शिव की मोहर, ठीक है ना। एक शिव जैसी मूर्ति है जो कि बेसिकली ऐसे ध्यान मुद्रा में है, तो उस तरीके से जो है उसको कहा गया कि अनुमान लगाया गया कि ये क्या है, पशुपति शिव हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा, जो कम्युनिटी स्नानागार कह सकते हैं उसको। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, मूवी के अंदर भी ये चीज़ दिखा रही है कि वो स्नानागार है, उसके आसपास जो है वो तरह तरह के जो हैं वो नृत्य हो रहे हैं वहाँ पर, कहीं और लोग स्नान करने आ रहे हैं। तो वो बड़ा सा स्नानागार जिसमें अलग ऐसे सीढ़ियाँ सी बनी होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके का विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक जो फेमस चीज़ मिली है वो है सेल खड़ी निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, ठीक है। तो एक दाढ़ी वाला आदमी मिला है जो कि सेल खड़ी से आपका बना हुआ है ये मूर्ति, ठीक है। और ये मूर्ति जो है वो काफ़ी फेमस इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर इस पर जो है बहुत सारे आभूषण हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है यहाँ से वो है देवदासी की मूर्ति, ठीक है। तो देवदासी या इसको नृत्य करती हुई नारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इसकी फ़ोटो भी है। तो एक ऐसी खड़ी खड़ी औरत होगी, तो उसमें उसने ऊपर तक काफ़ी मतलब लगभग बाजू के ऊपर तक जो है वो चूड़ियाँ इसकी बनी हुई हैं इस तरीके की, उसमें फ़ोटो आपने देखना हो, आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक होगी आपके पास उसमें देखना आप ये, ठीक है। और वो दूसरा हाथ उसने ऐसे कमर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की एक देवदासी वाली मूर्ति वहाँ पर पाई गई है। फिर आपके सूती वस्त्र के वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि सूती वस्त्र वो लोग पहनते होंगे। फिर है घोड़े के अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं, तो घोड़े का प्रयोग भी यहाँ पर हो सकता है, यानी कि होता होगा। ओके, चलते हैं आगे। अगला देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा का शाब्दिक जो नाम है दोस्तों वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। इसका जो स्थान है वो कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है साइट की कालीबंगा कहाँ पर है और काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ पर मिली है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये घग्गर नदी पुराने ज़माने में बहती होगी कभी। फिर है यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि खेत जोतने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जल निकासी प्रणाली का अभाव है। तो यहाँ पर बाकी जो शहर हैं, बाकी साइट्स हैं, वहाँ पर तो अच्छी खासी जल निकासी प्रणाली है, जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, नाली वगैरह, तो ये और जगह ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो, तो वो नहीं है, तो इसलिए ये पूछा भी जा सकता है। फिर है युगल समाधान। युगल समाधान बोले तो एक साथ जो है वो एक से ज़्यादा लोगों को उनका मतलब उनकी क्रेप बनाई गई है, ठीक है, उनको दफनाया गया है, ठीक है। और आगे हैं यहाँ पर अलंकृत जो ईंटें हैं वह अग्निकुंड। तो अग्निकुंड और ये सब मिले हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब जो अग्नि जो धार्मिक कर्म कांड वगैरह वो सब भी होते होंगे, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका हमारा लोथल, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो लोथल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो साइट हो जाती है, और ये मेनली पाई जाती है आपके कहाँ पर, गुजरात में, जो आपका खंबात की खाड़ी है उसके आसपास वाला इलाका। तो इसे लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चावल के संकेत मिले हैं, और हड़प्पा कालीन जो डकयार्ड था, जिसको हम पोर्ट कहते हैं या बंदरगाह कहते हैं, वो यहीं पर पाया गया है, किसमें, लोथल में। तो आप जानते हैं कि वहाँ से जो है वो यहाँ पर चूंकि ट्रेड होता होगा यहाँ से दूसरे देशों के लिए, जो ये तट है यहाँ से आज भी जो है ट्रेड होते हैं। तो ये जो ट्रेड है यहाँ से जो दूसरी उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, तो ये इनसे जो है वो ट्रेड होने के इनके संकेत मिले हैं, ठीक है। अगला देखिए, हमारे पास नेक्स्ट साइट है आपका चौंदड़ो। चौंदड़ो जो है ये एकमात्र शहर है जहाँ पर जो नगर दुर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो नगर दुर्ग क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर जो साइट होती थी सिंधु घाटी में, वहाँ पर जो शहर होते थे उसमें एक होता था ऊंचला टीला, एक होता था निचला टीला। बोले तो ऊपर वाला जो है वो थोड़ा बड़े लोग रहते होंगे, वहाँ पर जो शासक वर्ग होगा, तो वो जो ऊपरी इलाका था वहाँ पर जो जगह थी, जो इलाका था, वो पूरी तरीके से चारों तरफ से उसके किनारे से बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती थी, उनको ही दुर्ग कहते थे, ठीक है। वो सुरक्षा के लिए होगा, सिक्योरिटी के लिए। और जो निचले वाले इलाके थे वहाँ पर मेनली कृषक और जो मजदूर और ये सब सैनिक वगैरह ये रहते होंगे, तो वहाँ पर उतने दुर्ग नहीं पाए गए। हालांकि जो चौंदड़ो है वहाँ पर कोई भी नगर दुर्ग नहीं मिला है, ठीक है ना। अगला देखिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली है, मनके का कारखाना मिला है, लिपस्टिक मिली है, और वक्राकार ईंटें मिली हैं, कांस्य की एक बैलगाड़ी मिली है। तो ये सब चीज़ें उस ज़माने में वहाँ पर यूज होती होंगी, तभी यहाँ पर इसके संकेत मिले हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास धौलावीरा।
तो धौलावीरा भी इंपॉर्टेंट साइट है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये गुजरात के अंदर है, कच्छ के रण में ये साइट स्थित है। दूसरा, ये भारत की जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जो है वो बस्ती है। पहली तो मैंने बता दिया था आपको, क्या थी, राखी गढ़ी हरियाणा में, और दूसरी जो है वो आपकी धौलावीरा। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी। अब इसमें और कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कि 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसका नाम 837 रख दिया गया है। तो ये आपका हड़प्पा में मिला है। फिर मातृ देवी की प्रतिमा, तो ये एक मातृ देवी मतलब एक देवी मिली है, और वो उनके जो गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उस सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते होंगे वो क्या करते होंगे, वो प्रकृति मतलब प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा में वो विश्वास रखते थे, तभी वहाँ पर जो है मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो ये हड़प्पा की जो है साइट है इसकी वहाँ पर मिली है। फिर आपके पास लकड़ी की नाली, तो जो बाकी जितनी भी हड़प्पा के साइट्स हैं वहाँ पर दोस्तों जो नालियाँ हैं वो ईंटों से बनी हुई हैं। ठीक है ना, वहाँ पर जो वर्गाकार ईंटें हैं उनसे जो है नालियाँ जो हैं वो बनी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो कालीबंगा है, यहाँ पर जो है लकड़ी से जो है वो नालियाँ बनी हुई हैं। इसका मतलब बेकार वाली नालियाँ होंगी, है ना। इसीलिए हमने अभी जब कालीबंगा पढ़ा था तो वहाँ पर एक चीज़ आई थी कि मतलब यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है, यानी कि जो जल निकासी है उसमें उतना ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि लकड़ी की है तो लकड़ी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी, तो वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होगी। अगला देखिए, कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर। तो यहाँ पर एक कुबड़ वाला जो बैल है वो भी काफ़ी फेमस था। ये मोहनजोदड़ो से आपका मिला है कुबड़ वाला बैल। ठीक है, फिर अगला हमारे पास दोस्तों वो है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। तो ये मैंने बताया था काली बंगन जो है वहाँ पर काली मिट्टी से बनी हुई मिट्टी की जो चूड़ियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा डेकयार्ड यानी कि आपका बंदरगाह जो है वो लोथल में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। बाकी उसके अलावा मैंने आपको मन के बनाने वाला कारखाना जो है वो बता ही दिया, चहुंदड़ों में मिला है। ठीक है, और इस तरीके से आपको ये प्रमुख चीज़ें इसकी याद रखनी। तो ये था दोस्तों हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी इसके बारे में और चीज़ें आप जानते ही, जैसे कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ पर जो है वो जो सारे घर थे वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग बने थे। जो मकान थे वो उनको क्या थे, वर्गाकार, इस तरीके से वर्गाकार आकार में जो है वो उनकी बनावट है ऊपर से देखने में। ठीक है, फिर जो है वो जो घर घर थे वो क्या थे, वो उन सड़क की साइड जो है वो घर की खिड़कियाँ खुलती थी और वो अपोजिट साइड थे, मतलब उनके मुंह। ठीक है ना, तो ये कुछ और छोटी मोटी बातें हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। ठीक है, अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वैदिक काल। तो वैदिक काल आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों वैदिक काल क्या होता था, समय। सबसे पहले तो हम समय याद रखना जरूरी है। जब हम समय याद रखते हैं तो हमें बाकी घटनाक्रम भी ऑटोमेटिकली जो है याद रहते हैं। तो 1500 1700 वो 2500 से लेकर 1700 तक का आपका हो गया इंडस वैली, और वहाँ से फिर आपका 1500 से और 600 ईस्वी पूर्व तक ये जो समय है ये माना गया है आपका वैदिक काल, वैदिक ईरा। ठीक है ना, वैदिक ईरा। तो वैदिक ईरा जो है ये हमारे बेसिकली प्राचीन जो भारत की एक सभ्यता का प्रतीक है। उसके अलावा आप सब जानते हैं कि ये जो सभ्यता है ये कैसी है, ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आखिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आ रही है तो वो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कुछ ऐसा हुआ था इन 100-200 सालों के अंदर कि जिससे वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। अब उसके ख़त्म होने के बारे में भी कई तरीके के तर्क हैं, है ना। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर बड़ी बाढ़ आ गई थी, डैम टूट गया था। फिर कोई कहता है कि वहाँ पर जो है जलवायु परिवर्तन हुआ था, या कोई कहता है कि जो है वो बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ था, आर्यों के आक्रमण हुआ था, तो आर्यों ने उनको ख़त्म कर दिया। तो कई बातें उसके बारे में बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो बाढ़ ही उसका कारण माना जा सकता है। ठीक है ना, तो आपने देखा भी होगा जो फिल्म आई थी ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें भी मेनली बाढ़ का ही दिखाया गया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों ये था आपका। अब खैर ये हम देखते हैं कि आर्यों का आगमन, जो आर्य थे वो बेसिकली वही थे जो वैदिक काल में आए थे। तो दोस्तों आर्यों का जो आगमन है उसको लेकर भी जो है तरह तरह के जो है विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। ठीक है ना, कोई कहते हैं ये साइबेरिया से आए थे, कोई कह रहे हैं कहीं से आए थे, कोई कुछ, है ना। तो मेनली जो है बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है वो है मैक्स मूलर का जो दिया हुआ है
और मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट से आए थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो क्या है कि आर्य जो आए थे वो मिडिल ईस्ट से आए थे। और कहाँ से आए थे? ईरान होते हुए आए थे। अब इसका पता कैसे चला? जो ईरान की एक धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है जैद अवेस्ता। ठीक है ना, तो ये उनकी धार्मिक पुस्तक है, जैसे हमारी वेद है, रामायण है, महाभारत है, उसी तरीके की। तो उसमें जो है इसका उल्लेख है कि भाई जो है आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे। ठीक है, उससे पहले जो यहाँ पर जो अब जो आर्य यहाँ पर आए तो उन्होंने जो यहाँ पर रहने वाली जो मूल जातियाँ थी, जनजातियाँ थी, तो उनको उन्होंने क्या कहा? ये अनार्य हैं, है ना, क्योंकि आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। देखिए आर्य का मतलब क्या है? आर्यों का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन, यानी कि एक तरह से एलिट जो क्लास है वो आर्य थी। तो जो यहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ थी, अगर जो जातियाँ थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? उनको अनार्य घोषित कर दिया गया। और धीरे धीरे वही भविष्य में जाके जब कास्ट डिवीजन हुआ तो वो फिर क्या हुए? वो आपके जो लोग जो निम्न जाति के लोग हैं वो वही लोग हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हुआ। आगे देखिए, आगे अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये अगेन दो चीज़ों में डिवाइड है आपका वैदिक काल। ये कौन कौन से दो चीज़ें हैं इसमें? देखिए 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक हम मानते हैं क्या? ऋग वैदिक काल। ठीक है ना, या पूर्व वैदिक काल भी इसको कहा जाता है। फिर आपका 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक चला उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हुई हैं। और जो पूर्व वैदिक काल था इसमें मेनली जो है वो ऋग्वेद ही की रचना हुई और ऋग्वेद पर ही फोकस था, तो इसीलिए यहाँ पर इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखिए, जो वैदिक काल है दोस्तों वो मेनली आपका, मैंने अभी भी बताया था कि ये एक कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, और ये पशुपालन, कृषि, ये सब चीज़ें करते थे। ठीक है, फिर मुख्य काम इनका मेनली पशुचारण इनका काम था। अब जो यहाँ जो आपका वैदिक काल है दोस्तों, इसमें कुछ प्राचीन नदियाँ भी बहती थी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका चिनाब जो नदी है, सिंधु नदी को तो सिंधु ही कहते थे। ठीक है, फिर आपका चुनाव जो नदी है उसको अस्किनी के नाम से जाना जाता है। जो आपका सतलज थी उसको उस टाइम कहा जाता था सुतुर्दी। फिर जो ब्यास थी उसका नाम था बिपाशा। फिर था जो झेलम नदी है उसका नाम था बितस्ता। रावी का नाम था पुरुषणी। और घग्गर नदी को, जो तत्कालीन सरस्वती नदी जो कि लुप्त हो चुकी है, उसका नाम घग्गर नदी था। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये कुछ पुराने नाम उस टाइम पर हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद जो आप सब जानते हैं कि भाई उस टाइम पर जो है आर्य धीरे धीरे क्या हुए? उस टाइम पर आर्य पहले एक छोटे छोटे परिवार में रहते थे, फिर उनका एक कुटुंब बन गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन कुटुंब का एक उन्होंने इसका प्रधान बना दिया। फिर वो प्रधान जो है वो आपका कुलप कहलाने लगा। फिर धीरे धीरे उसमें वो कबीलों की संख्या जो वो और कबीले जो जो अलग अलग छोटे छोटे कबीले बने, ये आपस में लड़ने लग गए। फिर इनमें आपस में जो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हथियाने की जंग चल गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी और इस तरीके से चुने जाने लगे। तो उस टाइम पर एक तरह से जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो प्रशासन चलता था। और जो कुटुंब था वो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उसके अंदर मानी जाती थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपके कुटुंब थे वो धीरे धीरे बाद में दोस्तों आप जानते हैं बाद में बदल के कुटुंब क्या बन गए? वो उससे बड़े जो समूह होते थे वो बन गए 20। फिर 20 जो है वो धीरे धीरे और बड़े होते गए, वो बन गए कबीले। फिर कबीले जो है उनका जो राजा है उनको धीरे धीरे शुरुआत में उनको गोप बोला जाता था। ठीक है, तो यही जो है वो राजा की जो अवधारणा है वो धीरे धीरे यहाँ से आनी शुरू हो गई कि जो कबीले थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य हथियाने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उनमें जो है सत्ता के लिए संघर्ष होने लग गया। और क्योंकि ये कबीले जो है वो बेसिकली ये था कि उनको एकजुट रखने के लिए जो उनका नेता होता था उनको एकजुट रखता था, तो वो उनका राजन हो गया। लेकिन उस टाइम पर दोस्तों ये चुने जाते थे, है ना, और ये अलग प्रकार की अलग ये संस्थाएं होती थी, जैसे सभा, समिति, विदप, है ना। आपने सुना होगा ये संस्थाएं उस टाइम पर इस्टेब्लिश हुआ करती थी। जहाँ पर जो ये सभा संस्था थी ये बेसिकली न्याय करने, ये आम सभा हुआ करती थी और इसमें महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। ठीक है ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने के अंदर जो है इस तरह की जो संस्थाएं थी उनमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। ठीक है ना, हालांकि जो और संस्थाएं थी उसमें उनको उतना अधिकार नहीं था। जैसे विदत थी, तो विदत जो है वो बेसिकली बड़े विद्वान जो थे उनकी सभा होती थी, जिसमें मेनली जो धर्म कर्म के कामकाज या सैनिक जो काम काज हैं वो किए जाते थे। तो इस तरीके से जनतांत्रिक जो संस्था है उसी के माध्यम से जो है वो राजा का चयन होता था। जो ये संस्था थी आपकी सभा, तो सभा जो है वो ही क्या करती थी?
दोस्तों वो राजा का भी चयन करती थी, बेसिकली राजा की शक्तियों पर ये लगाम लगाती थी, ठीक है। तो ये कबीले का एक तरह से राजा होता था और उसको क्या कहा जाता था, गोप। तो आपको याद रखना है कि कबीले का राजा को गोप कहा जाता था, ठीक है ना। आपने सुना होगा ऋतस्य गोपा, इस तरीके से नाम। अब धीरे धीरे फिर आगे जो है चीज़ें बदलने लगी। बाकी आपने देखा कि जो अगर हम समाज की बात करें तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो है तो उस टाइम पर जो है समाज में स्त्रियों की जो है दशा थोड़ा अच्छी थी, है ना। जो अलग जो विदुषी महिलाएं जैसे विश्वतारा, विश्वपला, ठीक है ना, इस तरह की जो है जो महिलाएं हैं उनका आपका अपाला, घोषा, क्या क्या है वो, लोपामुद्रा, तो उनके नाम जो हैं वो मिलते हैं और वो काफ़ी विदुषी महिलाएं उनको कहा जाता था। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर काफ़ी अच्छा मतलब महिलाओं की स्थान ठीक था। और वर्ग वर्ण उस टाइम तो तीन ही थे, केवल तीन वर्ण थे, ये भी आपको याद रखना है। शुरुआत में सिर्फ तीन वर्ण थे, वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है ना। तो ये तीन वर्ण जो है आर्यों के प्रमुख रूप से हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जो है डिवीजन बढ़ता चला गया। फिर देखिए वैदिक जो अगर हम साहित्य की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वेद जो है मेनली हम सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेदों की जो संख्या है वो कितनी है, आपकी 4 है। तो 4 जो हमारे वेद हैं वो प्रमुख रूप से हैं, जो कौन कौन से हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। जिसमें सबसे प्राचीनतम हमारा वेद है कौन सा, ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम है, पूरा का पूरा एक खंड आपने देखा कि ऋग्वेद को ही जो है वो डेडिकेटेड है ना। और ऋग्वेद में जो प्रमुख जो 3 ग्रंथ हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, त्रयी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अलग अलग थोड़ा सा इनके बारे में। ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों। जो ऋग्वेद है आपका वो विश्व का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। तो आप देख सकते हैं कि इतना पुराना ग्रंथ है ये न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का जो है वो सबसे पुराना जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। तो ये ऋग्वेद है ना। तो अन्य जो वेद हैं उनकी रचना तो बाद में हुई, लेकिन सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपके टोटल 10 मंडल हैं। मंडल बोले तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग चैप्टर हैं या अध्याय हैं, ठीक है। 1028 श्लोक इसके अंदर स्थित हैं। और इनका जो पाठ करने वाले पंडित होते हैं, स्पेशल जो उनको करने वाले वक्ता होते हैं, उनको वो ब्राह्मण, उनको क्या कहा जाता है, होत्र या होता कहा जाता है, उनको होता, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है कि इनके पाठ करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको होता कहा जाता है। और जो इसके अलग अलग मंडल हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 10वां मंडल, जिसमें जो है वो पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 4 वर्ण जो है उनका उल्लेख किया गया है। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। और ये मजे की बात है कि ये जो 10वां मंडल है ये बाद में ऐड किया गया था, ठीक है ना। ये शुरुआत में केवल 9 ही मंडल थे, बाद में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका डिवीज़न किया गया 10वां मंडल। और इसी में जो है वो बेसिकली जो है पुरुष सूक्त में जो है बताया गया है कि जो है वो ब्रह्मा जो है उसके मुख से जो है वो आपका ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, उसकी जो बाजू होते हैं उनसे क्षत्रिय की, जो उसकी जंघाएं होती हैं उससे वैश्य की, और जो उसके पैर होते हैं उससे शूद्र की रचना है, शूद्र का जो है उत्पत्ति होती है। तो वहीं से जो है दोस्तों एक जो समाज के भीतर जो डिवीजन था वो शुरू हो चुका था, वो अभी तक बना हुआ है ना। अगला देखिए हमारे पास क्या है, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया, वो तीसरे मंडल से लिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और गायत्री मंत्र क्या होता है आपका, ओम भूर्भुवस्सुः है, ठीक है ना, ये तो सब आप जानते ही हैं। अगला देखिए यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में एक चीज़, ज़्यादा चीज़ तो याद रखनी नहीं है, ये याद रखना है कि ये कर्म कांड प्रधान जो है वो ग्रंथ है। तो कर्म कांड बोले तो यज्ञ, अनुष्ठान और ये सब चीज़ें जो जिसमें अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं, अब आपकी कौन कौन से यज्ञ होते थे उस ज़माने में, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। तो अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ होते हैं तो राजाओं के द्वारा करवाए जाते थे, ठीक है ना। तो इन राजाओं को जो है वो, इनके जो ब्राह्मण थे वो मेनली उनके पुरोहित होते थे, तो वो उनको बताते थे कि भाई आपको ये वाला यज्ञ करवाना चाहिए, इससे जो है आपका साम्राज्य बढ़ जाएगा, आपको पुत्र प्राप्त होगी। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे। तो ये सब यजुर्वेद में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। और इसका जो पाठ करने वाले ब्राह्मण होते थे उनको अध्वर्यु कहा जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गद्य व पद्य दोनों में ही ये होते थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे, अगला देखिए हमारे पास है सामवेद।
तो दोस्तों साम, साम का मतलब क्या है, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ कहते हैं तो साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका गाना। तो ये बेसिकली पद्य में है, जो सामवेद है वो पद्य से रिलेटेड है। और आपके ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो ब्राह्मण है, मतलब जो इसको पाठ करने वाला ब्राह्मण है वो उद्ग्रात उद्ग्रात कहलाते हैं, उद्ग्रात्री कहलाते हैं। और इसमें कुल 1603 ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ बोले तो रचनाएं या श्लोक बोल सकते हैं आप इनको। और भारतीय संगीत का जनक इसको माना जा सकता है, क्योंकि इसमें आपके जो 7 सुर होते हैं उनका उल्लेख है किसमें, साम वेद में। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेद आपका साम वेद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला और अंतिम वेद हमारा है वो है आपका अथर्व वेद। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये सबसे लास्ट है, दूसरा इसमें जो है वो आपके अंधविश्वास और जादू टोना इन सब चीज़ों का उल्लेख है। तो ये पूछा जाता है कि अंधविश्वास, जादू टोना, इन सब चीज़ों का उल्लेख किस में है, तो ये आपके किस में है, अथर्व वेद में। और कुल इसमें 6000 श्लोक हैं, आपको ये याद रखना है। तो मेनली बेसिकली जो है आपका जो अलग अलग प्रकार के जो झाड़ फूक और ये सब जो विद्याएं होती थी ये भी इसके अंदर हैं, किसके अंदर, जो अथर्ववेद है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आत्मा जो दुरात्माएं, प्रेतात्माएं, उनसे जो है मुक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के जो मार्ग होते हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है आपका अथर्व वेद। ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा जो वेद है और उनके कुछ हमारे आचार्य भी होते थे। ठीक है, उस जमाने में भी आचार्य होते थे जो कि आपके अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य। तो जिसमें आपका चिकित्सा में जो यानी कि मेडिकल में सबसे खतरनाक थे कौन थे, धन्वंतरी थे। और आपका युद्ध, जब युद्ध होता था तो उस विद्या में जो है वो माहिर थे विश्वामित्र। कला और संगीत में थे भरत मुनि। और भवन निर्माण में तो आप जानते हैं विश्वकर्मा, जिनके नाम पे जो है वो इंजीनियरिंग जो डे है उसमें आपका हर साल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो आर्किटेक्चर भी थे। तो ये सभी टाइप के जो हैं लोग जो हैं उस जमाने के एक्सपर्ट हुआ करते थे। फिर देखिए अगला हमारे पास है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं दोस्तों, अब ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली ये था कि जो वेद हैं उनका जो वो पद्य और गद्य में अलग, तो उनका जो जो जैसे पद्य है श्लोक दिए हुए हैं तो उनका अलग से व्याख्यान भी होता था ना। तो जो व्याख्यान है वो कौन करते हैं, पंडित जी करेंगे। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं वो बेसिकली ये थे कि मतलब जो अलग अलग ग्रंथ हैं उनसे उनका जो व्याख्यान है वो अलग अलग उसमें लिखा गया है, तो वो उनसे रिलेटेड क्या हो जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रामचरितमानस होता है, तो उसमें देखा होगा आपने कि पहले ऊपर से श्लोक लिखा रहता है, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। तो जो अलग से इस प्रकार का ट्रांसलेशन होता है जिसमें व्याख्यान होता है बेसिकली, तो वो आपका कौन करता है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और उनका उल्लेख उसमें किया गया है। तो इसमें भी अलग अलग जो वेद होते हैं उनसे अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ कनेक्टेड हैं। जैसे कि आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में जो उनका ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौस्तुकी और ऐत्रेय। फिर आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद का है तैत्रीय और शतपथ। सामवेद का है षड्विश और जैमिनी। और अथर्ववेद का है गोपथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे अलग अलग जो वेद हैं उनसे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे फेमस ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, आपका शतपथ ब्राह्मण, जिसके की रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य। ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। सबसे फेमस जो है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण और उसके रचयिता हैं आपके याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आपके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। उसके अलावा कुछ और भी होता है, वो है आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं, अरण्यक के मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं उसके बारे में। अरण्य का मतलब जो अरण्य, जो कि वन पुस्तकें होती हैं बेसिकली, जो वन में रहते हैं थे उस जमाने में सन्यासी या साधु संत, तो उनके द्वारा जो है या उनके जो छात्र होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, उनके उनके द्वारा लिखी होती थी, उनको आरण्यक कहा जाता था, जहाँ पर बेसिकली ज्ञान की बातें होती थी और चीज़ें उसमें होती थी। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट आपके पास है उपनिषद। तो उपनिषद भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपनिषद में दोस्तों ये क्या होते थे उपनिषद, यहाँ पर जो गुरु है उसके समीप बैठकर लिखी जाने वाली विद्या, यानी कि उपनिषद बेसिकली क्या होगा कि जो अलग अलग व्याख्यान जो उनके जो गुरु हैं उनके द्वारा अगर उन्हें कुछ व्याख्यान बताए जाते हैं वेदों से संबंधित, तो उनका जो है वो अलग से इसको लिख लेते थे, तो वो उसके उपनिषद हो जाते थे। बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये इसका एक तरह से दर्शन है, वेदों का जो दर्शन होगा, उसकी फिलॉसफी होगी, वो आपका उपनिषद के अंतर्गत होती है। और ये भारत का जो दर्शन है उसका जो स्रोत है उसको भी उनको उपनिषदों को माना जाता है। ठीक है, और इनकी जो टोटल जो संख्या है वो है 108 और इनको कहा जाता है वेदांत।
ठीक है ना। तो वेदांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंत में है, सबसे लास्ट में है, ये वेदों का अंतिम भाग है, तो इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैं आपके उपनिषद, इनकी संख्या आपको याद रखनी है। अगला देखिए हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट है आपका वेदांग। तो वेदांग यानी कि वेदों के अंग। ठीक है, तो वेदों के अंग बेसिकली क्या होते थे, वेदों का अर्थ समझने व सुक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। अब ये क्या होगा दोस्तों कि जैसे आपका वेद होते हैं, अब उनका अर्थ भी समझ, जैसे आपको अगर इंग्लिश समझनी है तो आपको उसकी क्या होनी चाहिए, सारे जो ग्रामर, टेंस और ये सब और डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं कि वो अच्छे से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो उसी तरीके से इन वेदों को समझने के लिए, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वही आपके वेदांग कहलाए। तो ये 6 हैं, कौन कौन से, आपके शिक्षा आनी चाहिए, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है ना। अब जब इन चीज़ों का आपका जानकारी होगी तब जाके आप जो है उन वेदों को सही से पढ़ सकते हैं। तो पहले जो वेदों के मतलब एक्सपर्ट होते थे तो उनको इन चीज़ों को स्टडी करनी होती थी। जब वो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हो जाते थे तब जाके वो क्या करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, और तब वो क्या बनते थे, वेदों के ज्ञाता बन जाते थे। ओके, इस तरीके से ये हमारे प्रमुख वो हैं। ठीक है, फिर आपका कुछ कवि हैं, उनके बारे में मैं लिखना भूल गया। कुछ दर्शन है, अलग अलग दर्शन बोले तो कुछ अलग अलग फिलोसफीज़ हैं, जैसे साख्य दर्शन। तो साख्य दर्शन है, उसके जो प्रवर्तक हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कपिल मुनि, ये भी आपको याद रखना है, साख्य दर्शन। फिर योग, योग के तो आप जानते हैं कि कौन है, पतंजलि हैं। ठीक है, तो वो उनके योग के प्रवर्तक हैं कौन, महर्षि पतंजलि। फिर है आपका न्याय, तो न्याय के हैं कौन, गौतम। ठीक है, तो न्याय के हैं गौतम। और उसके अलावा जो पूर्व मीमांसा है उसके हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के हैं बद्रायण। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग दर्शन हैं, कौन कौन से, साख्य दर्शन जिसके हैं कपिल मुनि, फिर आपका योग जिसके हैं पतंजलि, फिर न्याय जिसके हैं गौतम, फिर आपका पूर्व मीमांसा जिसके हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जिसके हैं बद्रायण। ठीक है, इस तरीके से ही हमारे पास वेदांग के बाद में हमने कुछ दर्शनों की बात की। ठीक है ना। दर्शन बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, इन सब से चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो क्या, और ये बेसिकली आत्मा परमात्मा में यकीन रखते हैं और कर्म कांडों का विरोध करते हैं। अगला चलिए, अगला हम बात करेंगे अब पुराण। तो पुराण क्या होते हैं दोस्तों, ये जो है ये बाद में इनका रचना, जब धीरे धीरे जो है चीज़ें आगे बढ़ी, वैदिक काल के बहुत बाद में जो है पुराणों की रचना हुई। ठीक है, बेसिकली जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा ही इनकी रचना की गई, इसीलिए इसमें जो पुराण होते थे इनमें अभी भी आप देखते हैं कि इनमें ब्राह्मण श्रेष्ठता का जिक्र है, कि ये करने के बाद जो है आप ब्राह्मण को दान करें। फिर जो इसमें जो निम्न जाति हैं उनके लिए जो है वो उनको हे की नज़र से देखा गया है, उनको बोला गया कि उनको उनकी शकल देखेंगे तो आपका दिन खराब हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये था कि जो राजा थे उसको अपना जो शासन है उसको बचाए रखने के लिए पुरोहित की जरूरत थी, यानी ब्राह्मण की। और ब्राह्मण जो है वो क्या करते थे, राजा की शक्ति को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पे लग गए, और उन्होंने इसी के लिए जो है वो पुराणों की रचना की, और जिसमें अलग अलग जो है वो कर्म कांडों की बात होती है। तो जैसे उसमें मुख्य रूप से क्या क्या है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नरद पुराण, ब्राह्मण और भागवत, वामन। तो आपने देखा होंगे ये अलग अलग जो पुराण है इनमें अलग अलग तरह की जो है कर्म कांडों की बात होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 18 पुराण हैं, और जो सर्वाधिक प्राचीन है वो आपका मत्स्य पुराण है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है। अगला देखिए दोस्तों, वो है आपका रामायण। रामायण के रचयिता हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। इसमें जो है आपके टोटल 6000 श्लोक हैं और 7 कांड हैं। ठीक है, कांड बोले तो अलग अलग जो हैं वो अध्याय हैं, जैसे कि बाल कांड, उत्तर अयोध्या कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, अलग अलग कांड इसमें होते हैं। इसको 7 कांडों में विभाजित किया गया है रामायण को। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों आप जानते हैं इसमें 24,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। ठीक है ना, तो इतना भी आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए हमारे पास है महाभारत। महाभारत के अंदर जो है उसकी रचयिता हम जानते हैं कौन है, महर्षि व्यास हैं, और ये टोटल 18 पर्वों के अंदर विभाजित है। महाराष्ट्र में महाभारत में आपने सुना होगा कि अलग अलग जो है इसके पर्व हैं, जैसे वन पर्व। ठीक है ना, तो भारत का जो वन पर्व है उसमें उसका जो उल्लेख है वो उत्तराखंड के इतिहास से भी रिलेटेड है, आपने उत्तराखंड के इतिहास में वो चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास, और आज का हमारा लास्ट चीज़ है वो है आपकी स्मृतियाँ। तो स्मृतियाँ क्या होती थी, बेसिकली जो समाज है उसमें कुछ नियम बनाए जाते थे, उनको स्मृतियाँ कहा जाता था। ठीक है,
अब जैसे जिसमें सबसे फेमस कौन सी है, मनुस्मृति, जो कि मनु ने बनाई है। तो मनुस्मृति बेसिकली किस पर है, आपका जो वर्ण व्यवस्था होती है, जो बेसिकली जो हमारे 4 वर्ण थे उनको बनाए रखने के लिए जो है वो मनुस्मृति ने, मनु ने ही इन वर्णों की रचना की थी, ठीक है। और धीरे धीरे पहले तो ये आपके कर्म के इस आधार पर ये चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गई, वो वंशानुगत होती चली गई और फिर वो और गैप बढ़ता गया। भविष्य में जो है फिर इसमें अलग अलग डिवीज़न और होते गए कि जैसे आपके जो निम्न वर्ग है उसका विवाह की भी अलग अलग कैटेगरी हो गई कि देव विवाह, अगर ब्राह्मण का ब्राह्मण से होगा तो देव विवाह होगा, या फिर राक्षस विवाह और शूद्र, पता नहीं क्या क्या अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी इसके अंदर बनी। तो वो आगे जाकर धीरे धीरे बनी गुप्त काल तक आते आते, ठीक है ना। तो गुप्त काल हालांकि स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन उस गुप्त काल तक आते आते जो है महिलाओं की जो स्थिति थी वो भी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। और दूसरा, वहाँ तक आते आते जो समाज के अंदर डिवीज़न था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जातीय जो और ज़्यादा जो है विविधता उत्पन्न हुई, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग जो हमारी स्मृतियाँ उसमें और क्या क्या है, गौतम स्मृति है, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग स्मृतियाँ थी जो सामाजिक नियमों के आधार पर चलती थी, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक चीज़ और याद रख लेना कि जो संस्कृत भाषा के जितने भी नियम थे उनको किस में लिखा गया है, उसने उनको अष्टाध्यायी में लिखा गया है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का नाम आपने सुना होगा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, पाणिनि, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि जो थे उन्होंने अष्टाध्यायी जो है उसमें व्याकरण के सभी जो नियम थे उनको लिखा और वो काफ़ी फेमस ग्रंथ इसको माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल, ठीक है। अब हम अगले जो लेक्चर में हम जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ लेंगे, फिर हो गया, हम उसके बाद सीधा आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। या मिडिवल में भी देखते हैं थोड़ा बहुत अगर कुछ हो सकता है तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, थैंक यू कह रहा हूँ मैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नए जो आए हैं यूजर्स, और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।